नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, इस एपिसोड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के बाद शारीर स्थान, चैप्टर नंबर 1, गर्भ अवक्रांति शारीर अध्याय। तो आज से शारीर स्थान स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं इसमें, जो कि इसमें से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। गर्भ अवक्रांति शरीर, ये शारीर स्थान का पहला अध्याय है और शारीर स्थान में टोटल 6 अध्याय हैं। ठीक है, शारीर स्थान में टोटल 6 अध्याय हैं अष्टांग हृदय के। गर्भ अवक्रांति शरीर चैप्टर नंबर 1 का नाम है। तो सबसे पहले है कि गर्भ की वृद्धि कैसे होती है। तो गर्भ की वृद्धि में ये श्लोक दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि गर्भ की वृद्धि में हेल्प करती हैं, फीटस की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। बीज, आत्मकय, महाभूतय, सूक्ष्मय, सत्व अनुगुणैश्च स, मातुश्च आहार रसजय, क्रमात्म कुक्षो वृद्धते। ठीक है, फिर से सुनिए। जो बीज होता है वो, फिर आत्मा है, फिर महाभूत है। बीज आत्म का, महाभूत है, सूक्ष्मश्च, सत्व गुणश्च, जो सत्व गुण है। ठीक है, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण है। बीज है, आत्मा है, महाभूत है। फिर मातुर आहार, माता का जो आहार है, रस है, जो माता का आहार रस है। ठीक है, और ये जो चीज़ें होती हैं ये गर्भ की वृद्धि में हेल्प करती हैं। क्रमात् कुक्षो वृद्धते। ठीक है, तो क्रमात्, ये क्रम के अकॉर्डिंग, मतलब कि धीरे धीरे मंथ वाइज जो है कुक्षी को उसकी वृद्धि करती हैं। तो ये है गर्भ की वृद्धि का श्लोक। ये थोड़ा सा आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो श्लोक आपको पढ़ते ही याद आ जाएगा कि ये कहाँ का रेफरेंस है। मैं फिर से इसको पढ़ देती हूँ। बीजात्मक है, महाभूत है, सूक्ष्म है, सत्व गुणैश्च स, मातुर आहार रसजय, क्रमात् कुक्षो विवर्धते। ठीक है, गर्भ में लिंग, देखिए शुक्र की अधिकता से पुरुष, आर्तव की अधिकता से स्त्री एवं दोनों की समानता से नपुंसक गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर बहुगर्भ, जो ट्विन्स होते हैं या मल्टीपल जो प्रेगनेंसीज होती हैं, मल्टीपल इन द केस की जो मोर देन 2 फीटस होते हैं, ठीक है, यूट्रस में, तो वो कैसे होती है। तो आचार्य ने बताया है, यहाँ पे सबका मत थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिलहाल हम आचार्य वाग्भट का पढ़ते हैं। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जो बहुगर्भ है वो वायु के कारण गर्भ का अनेक भागों में उत्पन्न होना होता है। तो वायु जो होती है वो गर्भ को अनेक भागों में डिवाइड कर देती है, तो वायु को कारण माना है। बहुगर्भ है, वायु के कारण गर्भ का अनेक भागों में उत्पन्न होना। विकृत गर्भ जो होता है ये विकृत दोष के कारण विकृत योनि से विकृत आकार का गर्भ होता है। विकृत दोष और विकृत योनि, मासिक धर्म जो होता है ये बताया है। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी और बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, और इसके आने के 90% चांसेस होते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एएमओ का हो या फिर एमडी का हो। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो, क्योंकि मेरे लेक्चर्स में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ने को मिलते हैं। वही मैं बताती हूँ जो पेपर में 90% आने के चांसेस होते हैं। इससे एक्स्ट्रा मैं ज़्यादा पढ़ाती भी नहीं हूँ, क्योंकि उसमें टाइम वेस्टेज वाली बात है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो रिवीजन का टाइम भी नहीं होगा, तो वो पढ़ना भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मासिक धर्म। मासिक धर्म जो होता है प्रति माह 3 दिन तक होता है। और ये इसकी जैसे मिनार्की और मीनोपॉज की क्या एज बताई है, 12 से 50। आचार्य सुश्रुत ने भी सेम ही बताई है, 12 से 50, प्रति माह 3 दिन तक, और 12 से 50 तक इसकी जो है एज होती है। मतलब कि 12 वर्ष में मिनार्की मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं और 50 वर्ष में मीनोपॉजल पीरियड आ जाता है। वीर्यवान पुत्र का कारण क्या होता है। देखिए वीर्यवान पुत्र में क्या होता है कि षोडश वर्ष स्त्री, ठीक है, ऐसी स्त्री के साथ समागम किया जाए जो 16 वर्ष की हो, 20 वर्ष का पुरुष हो, ठीक है, शुद्ध गर्भाशय हो, एंड अपत्य मार्ग का, अपत्य मार्ग जो है, और रक्त और शुक्र है, हृदय है, इन सब का वायु से आवरण ना हुआ हो। ठीक है, वायु के विकार ना हो, वायु ने अपत्य मार्ग को, रक्त को, शुक्र को विकृत ना किया हो, आवरण ना किया हो, हृदय को आवरण ना किया हो, तो ऐसे में वीर्यवान पुत्र जो है उसका पैदा होना ये कारण माना गया है। षोडश वर्ष स्त्री, 20 वर्ष का पुरुष का समागम, शुद्ध गर्भाशय, अपत्य मार्ग, रक्त, शुक्र, हृदय के वायु के आवृत ना होने से, ठीक है, वायु के अनावृत होने से।
ओके, तो इसीलिए ये भी कहा जाता है, आज की डेट में हम हमेशा ये कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी है, कंसेप्शन है, वो टाइमली हो जानी चाहिए, क्योंकि आफ्टर 40 इयर्स हमेशा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है कई तरीके के वात विकार हो जाते हैं पेशेंट को, जिससे वायु जो है जैसे कि अपत्य मार्ग को, रक्त को, शुक्र को, इन सब में से, या गर्भाशय को मान लीजिए कि विकृत कर देती है, जिससे कंसेप्शन जो है हो तो जाती है, लेकिन वीर्यवान पुत्र जो है वो हो सकता है ना भी हो, गर्भ में विकृति हो सकती है। तो ये सारे कारण जो हैं बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट है कि अष्टांग संग्रह कहते हैं कि षोडश वर्षाया पंचविंशति वर्ष पुत्रार्थ प्रयते। इन्होंने एज का थोड़ा सा डिफरेंस बताया है। जहाँ पे अष्टांग हृदय कहते हैं कि 20 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की स्त्री, वहाँ पे अष्टांग संग्रह ने स्त्री को तो 16 वर्ष का ही बताया है, लेकिन पुरुष को 25 वर्ष का बताया है। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके के इसको याद कर सकते हैं कि जैसे अष्टांग संग्रहकार जो वृद्ध वाग्भट ने लिखी है, अष्टांग संग्रहकार है, वो एज में बड़े हैं, तो उन्होंने पुरुष को भी 25 वर्ष बताया है। हृदय जो है वो यंग है, तो उन्होंने 20 वर्ष का पुरुष को बताया है। जस्ट टू रिमेंबर, ये आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। विवाह आयु जो है वृद्ध वाग्भट के अनुसार क्या होनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि कन्या 12 वर्ष और पुत्र उत्पत्ति के लिए उसकी मतलब प्रेगनेंसी के लिए 16 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, विवाह की आयु जो है कन्या के लिए 12 वर्ष होनी चाहिए और पुत्र उत्पत्ति के लिए 16 वर्ष की आयु होनी चाहिए। शुक्र का दोष जो है, देखिए शुक्र दोष, वात आदि दोष और कुणप मतलब कि रक्त जो है विद ब्लीडिंग जो है, सीमेन का डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेलिंग सीमेन का डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रंथियाँ उसमें हैं, ठीक है गांठें हैं उसमें, वात और कफ दोष के कारण, एंड पुए सॉरी, पुए है मतलब कि रक्त पित्त के कारण पुए विद पस जो है शुक्र डिस्चार्ज हो रहा है, और वात पित्त दोष के कारण क्षीण शुक्र है, मलयुक्त शुक्र है, तो ये शुक्र के दोष हैं। तो वात आदि दोष है मतलब वात पित्त कफ, कुणप गंधी है और रक्त के साथ शुक्र आ रहा है, और ग्रंथि के साथ शुक्र आ रहा है, गांठें आ रही हैं शुक्र में। ठीक है, वो क्यों आती है, वात कफ दोष के कारण। क्षीण शुक्र हो रहा है, शुक्र कम आ रहा है। ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया जिसको हम कहते हैं, तो वो क्यों होता है, वात पित्त दोष के कारण। पुए के साथ शुक्र आ रहा है रक्त पित्त दोष के कारण, एंड मलयुक्त शुक्र आ रहा है, तो ये शुक्र दोष है। अब इसमें कुछ दोष कृच साध्य होते हैं, कुछ दोष असाध्य होते हैं। कृच साध्य कौन से होते हैं, जैसे कि कुणप गंधी है, ग्रंथि, पूती, पुए, क्षीण, ये कृच साध्य हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, असाध्य से। तो हमेशा याद रखिए मल मूत्र दूषित शुक्र जो होता है वो असाध्य होता है। मल मूत्र दूषित शुक्र असाध्य होता है। अब शुक्र दूषित हो गया तो उसकी चिकित्सा भी करनी है, तो दुष्ट शुक्र की चिकित्सा कैसे की जाती है। देखिए जो कुणप गंधी है तो उसकी चिकित्सा में हमने धात की पुष्प का प्रयोग करना है। जस्ट आइडिया ले लीजिए, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो धात की पुष्प है, और खदिर, दाड़िम, अर्जुन, असन आदि गण जो है, इनसे साधित घृत जो है पेशेंट को देना है। धात की पुष्प है, खदिर, दाड़िम, अर्जुन, असन, ये कुणप चिकित्सा है। और ग्रंथि दुष्टि चिकित्सा में क्या होगा, पलाश की भस्म का प्रयोग करना है, पाषाण भेद का प्रयोग करना है, तो इनसे साधित घृत का प्रयोग करना है। ग्रंथि में पलाश भस्म पाषाण भेद, पाषाण मतलब कि जो पाषाण भेद औषधि जो होती है अश्मरी में यूज़ होती है, आप सबको पता है, तो वो पाषाण को भी भेद देती है, क्रश कर देती है और फिर स्टोन को बाहर निकाल देती है। तो इसी तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो पाषाण भेद है वो ग्रंथियों को भी भेद देगी। पाषाण भेद पलाश भस्म फॉर ग्रंथि चिकित्सा। पुए रेतस में क्या होगा कि परूषक आदि, वट आदि गण से साधित घृत का प्रयोग करना है। पुए रेतस में परूषक आदि और वट आदि गण से साधित घृत का प्रयोग करना है। क्षीण रेतस में क्या होगा, क्षीण रेतस में हमने शुक्र वर्धक चिकित्सा करनी है। मल मूत्र युक्त शुक्र की चिकित्सा, वैसे तो देखिए ये असाध्य बताई गई है, लेकिन फिर भी आचार्य ने कहा है कि शोधन कीजिए। हींग, उशीर, चित्रक साधित घृत का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो कुणप गंधी चिकित्सा होती है, कुणप चिकित्सा में धात की पुष्प, खदिर, दाड़िम, अर्जुन, असन, ग्रंथि में पलाश भस्म और पाषाण भेद साधित घृत, सब में हमने घृत ही यूज़ करना है। ठीक है, बस द्रव्यों का फर्क है। पुए रेतस में पुरुषक आदि, वट आदि गण का साधित घृत प्रयोग करना है। क्षीण रेतस में शुक्र वर्धक चिकित्सा करनी है, और मल मूत्र युक्त शुक्र चिकित्सा शोधन, हींग, उशीर, चित्रक साधित घृत में हमने घृत से हमने करनी है। ठीक है, मल मूत्र युक्त शुक्र की चिकित्सा शोधन
और हींग उशीर चित्रक साधित घृत से करनी है। शुद्ध शुक्र जो होता है तो इसके कुछ गुण बताए गए हैं, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए कई गुण जो हैं सभी आचार्यों ने सेम बताए हैं, जैसे कि शुक्ल, गुरु, स्निग्ध, मधुर, बहल, बहु, तो ये सारे जो हैं कॉमनली मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि आभा, कि किस आचार्य ने कैसी आभा बताई है, कैसा वर्ण बताया है। तो यहाँ पे जो अलग से बताया है वो अष्टांग हृदयकार ने बताया है। शुद्ध शुक्र जो है घृत माक्षिक तैल आभम होता है। शुद्ध शुक्र जो है घृत माक्षिक तैल आभम होता है। शुद्ध शुक्र जो है घृत माक्षिक तैल आभम एंड शुद्ध आर्तव लाक्षा रस या शशक रक्त। ठीक है, तो लाक्षा रस या फिर शशक रक्त, शशक मतलब खरगोश के रक्त जैसा, ये डिफरेंशियल पॉइंट है जो कि आपको बताएगा कि ये जो रक्त शशक रक्त है ये कौन से आचार्य ने बताया है। ठीक है, क्योंकि आचार्य चरक ने शशक वर्ड यूज़ नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने वाग्भट जी ने शशक रक्त बताया है। तो लाक्षा रस या शशक रक्त समान जो है ये शुद्ध आर्तव होता है। और धोने पर विरंजन मतलब कि कपड़ा मैला नहीं होता, कपड़े पे अगर स्पॉट लग जाए आर्तव का, मेंस्ट्रुअल ब्लड का, ठीक है, तो फिर धोने से वो स्पॉट ईजिली हट जाता है। ऋतुमती के लक्षण क्या होते हैं, तो यहाँ पे श्लोक रूप में बताया गया है। ये श्लोक आप एक बार पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा भी पढ़ के एग्जाम में समझ आ जाएगा कि ये कहाँ का रेफरेंस है। ऋतुमती के लक्षण क्या होते हैं? श्याम प्रसन्न वदना, सफुरुच योनि, पयोधराम, स्त्रित अक्षी कुक्षी पुंस कामा विद्यात ऋतुमती स्त्रियम। ठीक है, एक तो जो है श्याम प्रसन्न वदना, तो उसका जो बॉडी होती है एकदम खिली खिली सी, प्रसन्न वदना, और योनि में स्फुरन होता है। ठीक है, स्फुरन योनि। और फिर अक्षी कुक्षी पुंस कामा, तो उसका जो बॉडी है अक्षी है कुक्षी है, तो पुरुष की कामना करने लगती है। विद्यात ऋतुमती स्त्रियम, श्याम प्रसन्न वदना, स्फुरश योनि पयोधराम, स्त्रत अक्षी कुक्षी पुंस कामा विद्यात ऋतुमती स्त्रियम। ठीक है, ये ऋतुमती के लक्षण हैं। फिर ये पॉइंट भी बताया गया है कि जिस प्रकार दिन व्यतीत होने पर कमल संकुचित होता है, उसी प्रकार ऋतु के व्यतीत होने पर योनि भी संकुचित हो जाती है। पहले योनि में सपूर्णता होती थी, ठीक है, योनि में थोड़ी सी ओपनिंग या वाइड होती थी, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम्पल बताया गया है कि जिस प्रकार दिन व्यतीत होने पर कमल संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार ऋतु के व्यतीत होने पर योनि संकुचित हो जाती है। रजस्त्राव का हेतु क्या है? मासेन उपचितम रक्तम धमनी आभ्या अमृतो पुनः ईशत कृष्णम विगंधम च वायुर्योनि मुख अनुदेत। तो इसका अर्थ क्या है? मासेन उपचितम रक्तम, जो रक्त है वो यूट्रस में एक्यूमुलेट होता जाता है। ठीक है, और फिर धमनी के द्वारा जब मेंसेस आते हैं, ठीक है, तो धमनी के द्वारा वो बाहर निकलता है। ईशत कृष्ण वर्ण का होता है। विगंधम होता है थोड़ा सा फाउल स्मेलिंग कह सकते हैं। वायुर योनि मुख अनुदेत, वायु जो है उसको योनि के मुख तक लेकर आती है। ठीक है, तो योनि के मुख तक इस रक्त को वायु लेकर आती है। मासेन उपचितम, पूरा मास जो है, पूरा मंथ ये रक्त जो है उपचित वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। फिर धमनिर आभ्य अमृतो पुनः, फिर धमनी के दौरान उसके थ्रू जो है नीचे को आता है। ईशत कृष्ण वर्ण का होता है। विगंधम होता है वायुर योनि मुख अनुदेत। ठीक है, वायु जो है उसको योनि के मुख तक लेकर आने में हेल्प करती है। ऋतु कालम, जो ऋतु काल है ये भी सभी आचार्यों ने अलग अलग बताया है, तो आपको यहाँ पे फिलहाल इनका वाग्भट जी का अच्छे से याद करना है, तो बाकी आपको अपने आप इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होता ऐसे केस में जब आप एक आचार्य का अच्छे से लर्न कर लेते हैं। तो वाग्भट जी ने ऋतु काल जो है 12 रात्रि बताया है। प्रथम 3 दिन जो है निंदित बताए हैं। फिर एकादशी भी निंदित बताया है। युगम दिवस में पुत्र और विषम दिवस में पुत्री होती है। ठीक है, ये सबने ही बताया है कि युगम दिवस में पुत्र और विषम दिवस में पुत्री होती है। ऋतुकाल 12 रात्रि, प्रथम 3 दिन निंदित है, और फिर एकादशी भी निंदित है, और फिर इसके अलावा जितने भी दिन हैं युगम दिवस में पुत्र और विषम दिवस में पुत्री होती है। इच्छित संतान प्राप्ति के लिए हमने क्या करना है? पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो संख्या को लेकर के कितनी रात्रि जो है ऋतुकाल होता है, फिर पूछा जाता है कि कौन से दिन निंदित होते हैं। ठीक है, प्रथम 3 दिन निंदित होते हैं ऋतुकाल के। ठीक है, फिर उसके बाद एकादशी भी
जो है निंदित होती है, और युगम दिवस में पुत्र और विषम दिवस में पुत्री होती है। इच्छित संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। फिर सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण क्या होते हैं? सद्योगृहीत गर्भा मतलब कि जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, तो इमीडिएटली जो प्रेगनेंसी हुई है उसमें क्या होता है कि योग्य बीजस्य संग्रह, तो बीज का संग्रह करती है। फिर उसके बाद शुक्र आर्तव की अपवृत्ति, तो मतलब कि जो ओवम है और स्पर्म है उसको ग्रहण करती है, उसकी अपवृत्ति होती है। फिर तृप्ति, गुरुत्वम, स्फुरण, हृदय स्पंदनम, ठीक है, और फिर तंद्रा, तृष्णा, ग्लानि, लोमहर्ष। तो ये आप याद रख लीजिए। योनि में बीज से संग्रह होता है, शुक्र आर्तव की अपप्रवृत्ति होती है, ऊपर को यूट्रस की तरफ जाते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू। फिर उसके बाद जो है तृप्ति होती है, गुरुत्वम होता है, ठीक है, भारीपन, स्फुरण, हृदय स्पंदन, तंद्रा, तृष्णा, ग्लानि, लोमहर्ष, ठीक है। तो ये सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण हैं। आप 2-3 बार रीडिंग देंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण कौन से होते हैं और गर्भिणी के लक्षण कौन से व्यक्त गर्भा के लक्षण कौन से होते हैं, ठीक है। तो सद्योगृहीत है कि जिसने अभी कंसीव किया है, ठीक है, जिसने अभी कंसीव किया है, तो वो है सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण। जो व्यक्त गर्भा होती है जिसमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लगते हैं, व्यक्त होने लगते हैं, तो उसके लक्षण अलग हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। पुंसवन के समय, तो पुंसवन के समय क्या करना होता है? देखिए, प्रथम सप्ताह में कलल सिंघाणक की भांति होकर 1 मास तक अव्यक्त रहता है। इससे पूर्व ही पुंसवन कर्म करना चाहिए, एंड अर्थात गर्भ के लक्षण व्यक्त होने से पूर्व पुंसवन कर्म किया जाता है। तो पुंसवन का समय भी सभी आचार्यों ने अलग अलग बताया है। तो इसमें आचार्य वाग्भट कहते हैं कि प्रथम सप्ताह में कलल सिंघाणक की भांति रहता है, पहले वीक में कलल की तरह रहता है, गर्भ के लक्षण व्यक्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो मास तक अव्यक्त रहता है, मतलब 1 मास तक अव्यक्त ही रहता है। तो इससे पूर्व ही 1 मास से पूर्व ही पुंसवन कर्म करना चाहिए। प्रथम सप्ताह में कलल रहता है, 1 मास तक वो वैसा ही अव्यक्त अवस्था में रहता है, तो 1 मास से पहले ही पुंसवन कर्म करना चाहिए, अर्थात गर्भ के लक्षण व्यक्त होने से पूर्व जो है पुंसवन कर्म किया जाता है। पुंसवन का प्रयोग मतलब इसमें क्या कैसे करते हैं पुंसवन प्रयोग? तो पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण, रजत या लोह की पुरुष आकृति प्रतिमा को अग्नि में तपाकर फिर दूध में बुझाकर 1 अंजलि दूध का सेवन स्त्री को करना चाहिए, ठीक है। पुष्य नक्षत्र में सोना, चांदी या फिर लोहे की पुरुष आकृति की प्रतिमा बनाकर उसको अग्नि में तपाना है, फिर दूध में बुझाना है, फिर उस दूध का 1 अंजलि प्रमाण जो है स्त्री को पिला देना है, ठीक है। श्वेत बृहति मूल को, ये अलग अलग जो है चीज़ें बताई हैं। श्वेत बृहति मूल को दूध के साथ पीसना है, फिर नासिका में उसके ड्रॉप्स डालने हैं। और फिर लक्ष्मणा मूल या फिर अष्टवट शुंग को दूध में पीसकर नासा या मुख से पान कराना है। तो हमने पढ़ा दूध में क्या क्या पीस सकते हैं जो कि हम नासिका से देंगे, श्वेत बृहति मूल। फिर लक्ष्मणा मूल या अष्टवट शुंग, इसको भी दूध में पीसकर नासिका या मुख से पान करवा सकते हैं। गर्भिणी में वर्ज्य, ठीक है, गर्भिणी को क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो आप इजीली भी कई चीज़ें गेस कर सकते हैं, जैसे कि अति विवाह, ठीक है, सहवास वगैरह नहीं करना चाहिए, भार नहीं उठाना चाहिए, गुरु प्रावरण, बहुत भारी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और अकाल जागरण नहीं करना चाहिए, तीक्ष्ण भोजन नहीं खाना चाहिए। गर्भिणी आहार की जो व्यापत्ति होती है, ठीक है, तो इसमें अगर वो वात कारक आहार लेगी तो उसको कुब्जपन, अंधा और जड़ वामन संतान पैदा होगी। पित्त कारक में खालित्य पालित्य होगा संतान को, और कफच आहार में श्वेत्र पांडु ग्रसित संतान होगी, ठीक है। वातज में जैसा दोष है वैसी संतान होगी। कुब्ज, अंधा, जड़, वामन संतान, वामन मतलब कि हाइट में छोटा, पित्त कारक में खालित्य पालित्य होगा संतान को, और कफच आहार में श्वेत्र पांडु ग्रसित संतान होगी। द्वितीय मास में क्या होगा कि कलल से जो है ये अलग अलग बताया गया है कि प्रथम सप्ताह में कलल सिंघाणक की भांति रहता है गर्भ, द्वितीय में कलल से घन बन जाता है। घन होगा तो पुरुष होगा, पेशी होगी तो स्त्री होगी, और अर्बुद होगा तो नपुंसक होगा, ठीक है। कलल से अगर घन में व्यक्त होगा तो पुरुष होगा, पेशी में तो स्त्री होगी, और अर्बुद में नपुंसक में व्यक्त हो जाता है। व्यक्त गर्भा के लक्षण क्या होते हैं? अब आगे व्यक्त गर्भा के, तो इसमें
ऑब्वियसली उसको वॉमिटिंग्स होंगी। तो ये शाम कुक्षी में भारीपन होगा, फिर मूर्छा होगी, और फिर जैसे चक्कर आना, मूर्छा होनी, और फिर छर्दी, अरोचक, जृंभा, प्रसेक, सदन, रोम राज्य उद्गम, ठीक है, रोम राज्य जो है लाइंस जो है उसके अब्डोमेन में उत्पन्न होने लगेगी, और फिर अम्ल एष्टा की अम्ल चीज़ों की, खट्टी चीज़ों की इच्छा होगी, और स्तनों में दुग्ध आने लगेगा, कृष्ण चूचक होंगे, और फिर मतलब निपल्स जो हैं वो ब्लैकिश कलर के होंगे, फिर पाद शोफ होगा, एंड देन अन्न खा के उसके बाद एसिडिटी विधा होने लगेगा, ठीक है। तो ये है व्यक्त गर्भा के लक्षण। तो इसमें है कि शाम कुक्षी, शाम वर्ण हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क है, कुक्षी में भारीपन, और मूर्छा, छर्दी, अरोचक, मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, स्तनों में दुग्ध, कृष्ण चूचक, जो मतलब कि टिपिकल प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो आपको व्यक्त गर्भा में नज़र आने लगेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था कि सद्योग्रहित गर्भा, उसमें तो अभी उसने ग्रहण किया था, कंसीव किया था, मतलब बीज और रक्त को, आर्तव को ग्रहण किया था। बीजस्य संग्रह, योनिया बीजस्य संग्रह, शुक्र आर्तव की अपप्रवृत्ति होगी, सॉरी, शुक्र आर्तव की अप्रवृत्ति होगी, और फिर उसके बाद तृप्ति, गुरुत्वम, स्फुरण, तंद्रा, तृष्णा, ग्लानि, लोमहर्ष, ठीक है, और हृदय स्पंदन। तो ये सारी चीज़ें हैं सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण, ठीक है, ये आपको सद्योग्रहित गर्भा में मिलेंगे। फिर उसके बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय मास। तृतीय मास में गात्र पंचक की उत्पत्ति होती है, मतलब कि उसका प्रॉपर जो बॉडी शेप है वो बन जाता है। मूर्धा होती है 2 शक्ति 2 बाहु, मूर्धा 2 शक्ति होती है 2 बाहु, ठीक है। और फिर उसके बाद सर्व सूक्ष्म अंगों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, सर्व सूक्ष्म अंगों की उत्पत्ति होती है। सुख दुख का ज्ञान होने लगता है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुश्रुत जी ने बताया है कि चतुर्थ मास में सुख दुख के ज्ञान की उत्पत्ति होती है, लेकिन मैक्सिमम सभी आचार्यों ने यही बताया है कि तृतीय मास में उसको सुख दुख का ज्ञान होने लगता है। यहाँ पर आचार्य वाग्भट जी ने भी कहा है कि उसको सुख दुख का ज्ञान होने लगता है, ठीक है। और गात्र पंचक की उत्पत्ति होती है तृतीय मास में, और सर्व सूक्ष्म अंगों की उत्पत्ति होती है। वाग्भट अनुसार क्या है कि गर्भ की पुष्टि किदारी कुल्या न्याय से माता के हृदय एवं गर्भ की नाड़ी द्वारा होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किदारी कुल्या न्याय, किदारी कुल्या न्याय इन द सेंस कि जैसे खेतों में अलग अलग क्यारियों में जो है पानी जाता है, ठीक है, तो अलग अलग क्यारियाँ बनी होती हैं, जिससे अलग अलग रास्ते छोटे छोटे बने होते हैं, नालियाँ सी बना देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है खेतों में पानी जाता है। तो उसी तरह से गर्भ की पुष्टि जो है केदारी कुल्या न्याय से वाग्भट जी ने बताई है, एक तो माता के हृदय से और दूसरी गर्भ की नाड़ी से, ठीक है, गर्भ की नाड़ी से। तो कॉर्ड होती है उसके थ्रू, अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू, एंड दूसरा है माता के हृदय से, ठीक है। और मेन आपने याद रखना है केदारी कुल्या न्याय। चतुर्थ मास में अंगों का व्यक्त होना, पंचम मास में चेतना की उत्पत्ति। देखिए, सुख दुख का ज्ञान जो है वो तृतीय मास में बताया है, लेकिन चेतना की उत्पत्ति पंचम मास में बताया है। षष्ठ मास में क्या बताया है? स्नायु, सिरा, रोम, बल, वर्ण, नख, त्वचा की उत्पत्ति षष्ठ मास मतलब कि 6th मंथ में बताया है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बल वर्ण की उत्पत्ति कौन से मास में होती है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बल वर्ण की उत्पत्ति छठे मास में होती है। सप्तम मास में सर्व अंग संपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। हमने तृतीय मास में क्या पढ़ा था? गात्र पंचक की उत्पत्ति होती है, मतलब सभी अंग जो है बन तो जाते हैं, लेकिन सर्व सूक्ष्म अंग होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और फिर चतुर्थ मास में अंगों का व्यक्त होना, ठीक है। और सप्तम मास में सर्व अंग संपूर्ण रूप से व्यक्त हो जाते हैं, बन जाते हैं। अब है किक्किस रोग। किक्किस रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि गर्भ के कारण ऊर्ध्वगामी जो वात आदि दोष होते हैं वो गर्भिणी के हृदय में आश्रित होकर कंडू विदा किक्किस को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो किक्किस होता है कि खुजली होना, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो प्रेगनेंसी में लेडी होती है, ठीक है, उसमें उसको काफ़ी पेट पे खारिश होती है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे लाइनिंग्स भी आ जाती हैं, स्कार्स हो जाते हैं। तो उसमें इसको किक्किस रोग के रूप में ले सकते हैं कि गर्भ के कारण ये होता क्यों है कि ऊर्ध्वगामी ऊपर को जाते हुए जो वात आदि दोष होते हैं वो गर्भिणी के हृदय में आश्रित हो जाते हैं, जिससे उसको जलन, विदाह, कंडू ये उत्पन्न होता है। चिकित्सा इसकी क्या है? कोल, अम्भू, मधुर, औषध, नवनीत, ठीक है, चंदन, उशीर, कल्क का लेप, मतलब ठंडी ठंडी चीज़ें। नवनीत यानी कि मक्खन का लेप कर सकते हैं, चंदन, उशीर, कल्क का लेप कर सकते हैं, कोल, अम्बू मतलब कि बेर है, अम्बू
और मधुर औषध जो है इसका लेप कर सकते हैं। तो कोल, अम्बु, मधुर औषध, नवनीत, चंदन, उशीर, कल्क का लेप। अष्टम मास में क्या होता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि सभी आचार्यों ने बताया है। ओज अस्थिर रहता है। अस्थिर रहने से गर्भ होने पर उसके जीवन का संशय रहता है, तो उसमें डिलीवरी अष्टम मास में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओज अस्थिर रहता है। कभी माता में चला जाता है ओज सारा, और कभी बच्चे में चला जाता है। अष्टम मास में पेया वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बस्ती का प्रयोग स्पेशली अष्टम मास में आचार्य वाग्भट ने कहा है। एंड सामान्य प्रसव काल आ जाता है नवम मास। नवम मास से 1 वर्ष तक आचार्य वाग्भट ने सामान्य प्रसव काल कहा है। सामान्य प्रसव काल जो है सभी आचार्यों का अलग अलग है। ये मैं आपको कंपैरिजन भी इसका सारा बताऊंगी, और अलग अलग संहिताओं में आचार्यों के क्या क्या मत हैं सामान्य प्रसव काल के, वो भी आपको बताऊंगी। तो नवम मास से 1 वर्ष तक आचार्य वाग्भट का प्रसव काल है। 1 वर्ष के बाद विकारकारी हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि डिलीवरी जो है नवम मास से 1 वर्ष तक होनी चाहिए, एस पर आचार्य वाग्भट। नवम मास में जो है मांस, उदन, यवागु, अनुवासम वस्ती प्रशस्त है। अष्टम मास में बस्ती का प्रयोग पहले ही बता दिया है, और अनुवासन वस्ती जो है नवम मास में बहुत ही अच्छी बताई गई है, बहुत ही बेनिफिशियल बताई गई है, प्रशस्त बताई गई है। पुरुष संतान के लक्षण क्या हैं? तो पुरुष संतान के लक्षण क्या है कि जब दक्षिण स्तन से प्रथम दूध आने लगे, दक्षिण पार्श्व की चेष्टाएं होने लगे, मतलब कि राइट बॉडी पार्ट, हाफ ऑफ द राइट बॉडी पार्ट जो है उससे ज़्यादा चेष्टाएं करे अगर स्त्री, दक्षिण स्तन से प्रथम दुग्ध आने लगे। पुन्नाम दो हृदय प्रशंता। ठीक है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जैसे कि अनार है। ठीक है, ये जैसे कि मेल जेंडर वाले फ्रूट हैं, या मेल जेंडर वाली जो फूड आइटम्स हैं, अनार है, केला है। ठीक है, ऐसी चीज़ें खाने की अगर वो इच्छा करे, ठीक है, और तो इसका मतलब कि पुरुष संतान है। पुंसवन दर्शन, जो पुरुष के स्वप्न में दर्शन हो, स्वप्न दर्शन, सॉरी, पुरुष के स्वप्न में दर्शन हो। उन्नत दक्षिण कुक्षी, दक्षिण कुक्षी पार्ट जो है ज़्यादा उसका उभार है। गर्भ परिमंडल आकार है, तो पुरुष संतान के लक्षण है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। दक्षिण स्तन में प्रथम दुग्ध उत्पत्ति, दक्षिण पार्श्व की चेष्टा, उन्नत दक्षिण कुक्षी, सारा कुछ राइट राइट है। गर्भ परिमंडल आकार, पुन्नाम दो हृदय प्रशंता एंड पू स्वप्न दर्शन। स्त्री संतान के लक्षण पुरुष के विपरीत लक्षण हैं। इसके अलावा स्त्री संतान के लक्षणों में ये भी बताया गया है कि मैथुन चेष्टा, नृत्य, संगीत, गंध माला, इन सब की इच्छा होनी। तो ये है स्त्री संतान के लक्षण। ठीक है, नपुंसक संतान जो है उसमें स्त्री और पुरुष के मिले जुले लक्षण होते हैं, और कुक्षी का उन्नत होना या उभार होना वो मध्यम, मतलब कि सेंटर में होता है। ठीक है, मध्यम कुक्षी उन्नत होती है इन केस ऑफ नपुंसक संतान। तो स्त्री का हमने पुरुष के बिल्कुल विपरीत पढ़ा। और उसके बाद नृत्य, गाना बजाना, गंधमाला, इन सब का धारण करने की चेष्टा होना, और मैथुन में चेष्टा होना, तो ये स्त्री संतान के लक्षण बताए गए हैं। यमज संतान में क्या होता है कि दोनों पार्श्व के उन्नत होने पर, कुक्षी के द्रोण आकार होने पर, मतलब एक बोट शेप आप कह सकते हैं कि कुक्षी के जैसे बोट होती है। ठीक है, बोट की शेप क्या होती है कि उसके दोनों एंड्स जो हैं उठे हुए होते हैं। आप एक किश्ती बनाएं तो उसके दोनों एंड्स जो हैं वो उठे हुए होते हैं। तो ऐसे केस में संतान जो होती है ट्विन्स होती है, यमज होती है, दोनों पार्श्व के उन्नत होने पर, कुक्षी के द्रोण आकार होने पर। ठीक है, 9वें माह में क्या होता है कि पूर्व ही गर्भिणी को सूतिका गृह में प्रवेश करवाना चाहिए। तो 9 मास से पहले ही गर्भिणी को सूतिकागार में प्रवेश करवाना चाहिए। अभी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 9 मास से 1 वर्ष तक आचार्य वाग्भट ने प्रसव काल बताया है। ठीक है, तो इसमें आसन्न प्रसवा के लक्षण क्या होते हैं जिसकी डिलीवरी होने वाली हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि ग्लानि, कुक्षी अक्षी में शिथिलता होनी, क्लम अधो गुरुत्व, नीचे को भारीपन होना, बहुमूत्रता, बहुमूत्रता ऑब्वियसली यूट्रस जो है उसमें बच्चा जो फीटस है वो है, तो ठीक है, तो यूट्रस जो है सारा प्रेशर उसका यूरिनरी ब्लैडर पे पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है कि बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है। उरु में मतलब थाइस में, उदर में, कटी में, पृष्ठ में, हृदय में, वस्ती वंशन में वेदना का होना। ठीक है, तो लोअर एब्डोमिनल पार्ट है, उरु है, उदर है, कटी है, पृष्ठ है, वस्ती वंशन, इनमें वेदना होना।
पृष्ठ और हृदय में भी वेदना होना, क्लम ग्लानि होना, कुक्षि और अक्षि में शिथिलता होनी, अधोगुरुत्व होना, बहुमूत्रता होनी, योनि भेद, तोद, योनि स्फुरण, योनि स्त्राव। ठीक है, ये योनि के रिलेटेड लक्षण है कि योनि में भेद, तोद, पेन होती है, डिस्चार्ज होता है, सफुरणता होती है। इसके बाद आवी, सफुरणता इन केस आप ले सकते हैं कि थोड़ी सी योनि वाइड हो जाती है। इसके बाद आवी की उत्पत्ति, तद उत्परांत गर्भ उदक स्त्राव होता है। ठीक है, तो लेबर की जो लेबर पेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और फिर गर्भस्राव मतलब कि अम्बू बैग जो है वो बर्स्ट हो जाता है। गर्भस्राव जो है, गर्भोदक स्त्राव जो है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो रिलीज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो योनि भेद, तोद, योनि स्फुरण, योनि स्त्राव, इसके बाद आवी की उत्पत्ति, तद उत्प्रांत गर्भोदक स्त्राव होता है। अब प्रसव उपचार कैसे करते हैं? भूमि शैया पर लेटाना और फिर अभ्यंग करना, प्रवाहन के लिए कहना। ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम हम कैसा बिहेव करना चाहिए हमें लेडी के साथ, उसको भूमि पर जैसे कि कोई बिछौना सा बिछा के भूमि शैया से बना के उस पर लेटाना चाहिए, उसका अभ्यंग मालिश वगैरह करनी चाहिए और प्रवाहन करने के लिए कहना चाहिए कि पुश करे आगे को ताकि फीटस बाहर निकले। गर्भ संघ की चिकित्सा, अगर फीटस संघ हो गया, ठीक है, गर्भ जो है बाहर नहीं निकल रहा, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा चुके हैं। कृष्ण सर्प केंचुल से योनि धूपन करना चाहिए। ठीक है, फ्यूमिगेशन करनी चाहिए योनि की कृष्ण सर्प केंचुल से। फिर हिरण्य पुष्पी मूल जो होती है, जिसको सत्यानाशी भी कहते हैं, हिरण्य पुष्पी मूल का पानी पाद में धारण करना चाहिए। विशल्या, जिसको लांगली कहते हैं, इसका धारण बालों से कंठ को उत्तेजित करना है। ठीक है, तो मतलब कि हमने किससे योनि धूपन करना है? कृष्ण सर्प केंचुल से। और फिर पानीपाद में क्या धारण करना चाहिए? हिरण्य पुष्पी मूल, जिसको सत्यानाशी मूल कहते हैं। विशल्या लांगली जो है इसका धारण करना चाहिए। ठीक है, और फिर बालों से कंठ को उत्तेजित करना चाहिए। ठीक है, तो बाल जैसे कि हेयर्स ले लिए, ठीक है, उससे उसको कंठ के अंदर जो है हल्का सा डाल के उसको उत्तेजित करना चाहिए ताकि वो उसको जैसे कि वॉमिट जैसा फील हो, नोजिया जैसा फील हो और नीचे से जोर पड़े ताकि वो उसको प्रवाहन कर सके। ठीक है, अप्रासंग वायु के कारण होता है, ये याद रखिएगा। जो प्लेसेंटा है अपरा, उसका संग जो है वायु के कारण होता है। मक्कल शूल क्या होता है? जैसे कि शिर, वस्ती, कोष्ठ शूल होने पर यवक्षार को घृत या उष्ण जल से पान कराना चाहिए। ठीक है, मक्कल शूल, शिर, वस्ती और कोष्ठ शूल, सिर में पेन होना, कोष्ठ में और वस्ती में शूल होने पर यवक्षार जो है उसको घृत में मिलाकर या उष्ण जल में मिलाकर पिलाना चाहिए। धान्य अम्बू का गुड़ जो है त्रिकटु या त्रिजातक के साथ सेवन करना चाहिए। ठीक है, और प्रसूता का आहार जो मैंने ऊपर बताया है मक्कल शूल की चिकित्सा है। ठीक है, और प्रसूता का आहार क्या है कि सद्य प्रसूता को, जो जिसकी इमीडिएट डिलीवरी हुई है, उसको पंचकोल घृत या वात हर क्वाथ का पान करना चाहिए। ठीक है, मेनली हमने वात की चिकित्सा पहले करनी है, तो पंचकोल घृत या वात हर क्वाथ का पान कराना चाहिए। 3 दिन के बाद विद्यार्य आदि गन्न से सिद्ध स्नेह या वागु का पान और 7 दिन बाद भृंगण देना चाहिए। फिर 1.5 महीने बाद जो है प्रसूताचर्या पालन करना चाहिए। तो हमें सद्या प्रसूता को वाथर क्वाथ का पान कराना चाहिए या पंचकोल घृत का पान कराना चाहिए। फिर 3 दिन के बाद विदार्यादि गण से सिद्ध स्नेह या वागु पान कराना चाहिए। ठीक है, 3 दिन बाद विदार्यादि गण, फिर 7 दिन बाद उसको भृंगण कर्म कराना चाहिए, मतलब भृंगनी क्वाथ वगैरह देनी चाहिए। फिर 1.5 महीने बाद हमने प्रसूताचर्या को फॉलो करना चाहिए।